प्यारे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपनी यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आजकल संविधान के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं और ऑलरेडी इसके 3 पार्ट मैं आपके सामने रख चुका हूं। ये पार्ट नंबर इसका 4th है और इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने अमेरिका से अपने संविधान के कौन कौन से हिस्से लिए, यानी जो हमारे देश का संविधान है जो 10 देशों के संविधानों से मिलकर के बना है, उसमें अमेरिका आपका 2nd नंबर पे है, पहले पे आपका ब्रिटेन था। तो आमतौर पर उससे हमने कौन कौन से हिस्से लिए अमेरिका से, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 है आपका, ये है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये देखा होगा आपने, ये पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है आपका राष्ट्रपति महाभियोग। कहने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति को आपने उनकी पोस्ट से हटाना है, राष्ट्रपति को अगर उनकी जॉब से, यानी जो जिस पद के ऊपर आसीन है वहाँ से अगर आपने उनको हटाना है, तो साथियों इसके लिए एक जो है प्रावधान होता है और वो प्रावधान है आपका राष्ट्रपति महाभियोग। अंग्रेजी में हो गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और हिंदी में हो गया राष्ट्रपति महाभियोग। उसके अंदर आपने क्या करना है कि हमारा जो आर्टिकल 61 है, यानी अनुच्छेद 61 के अंदर उसके अलग अलग प्रकार के पार्ट हैं। उसमें से 124 है, उसका पार्ट 1 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है और उसके बाद आपका जो है 217 है और 218 है। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उसके अंदर लगाए जाते हैं और उसके बाद उसमें 3 कंडीशन रखी जाती हैं। उसमें कंडीशन नंबर 1 आपका ये होता है कि साहब यदि जो है उन्होंने किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया है तो तब जा करके मिसबिहेव के लिए आप उनको जो है उनके पोस्ट से हटा सकते हैं, या उन्होंने संविधान के किसी भी सेक्शन के अंदर जो है कोई उल्लंघन किया है, या फिर आमतौर पर वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है। तो आपके पास 3 कंडीशन है जिनसे आप महामहिम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं और इसको बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और ये हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर जो है 2 के ऊपर। अब पार्ट नंबर जो 2 है वो आपका क्या है? पार्ट नंबर 2 में है आपका पार्ट नंबर 2, इसके अंदर है साथियों आपका फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब आपका सिंपल सा है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, मोस्टली इनको जो है कौन कौन से कार्य करने होते हैं, कौन कौन से इनके जो है कार्य होते हैं और कब कब ये कार्य क्षेत्र के अंदर जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कि राष्ट्रपति साहब की शक्तियाँ क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति साहब की शक्तियाँ क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है जो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। पहला वाला क्या था? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और नंबर 2 वाला है आपका फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है। क्लियर है? उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 3 है इसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट्स जजेस। आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अगर आपने रिमूव करना होगा, उनकी पोस्ट से अगर उन्हें हटाना होगा, तो साथियों इसके लिए भी एक खास प्रकार का प्रावधान है। क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पहले तो जॉब मिलना ही बड़ा मुश्किल काम होता है और ख़ास तौर पे जुडिशरी के सेक्टर में जॉब मिलना और ज़्यादा मुश्किल है, और फिर जज बनना तो वन ऑफ द टफेस्ट वर्क है। और अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो जितना मुश्किल जज बनना होता है उतना ही मुश्किल उनको उनके पोस्ट से हटाना भी होता है। उसमें भी आपके वही सारे के सारे सेक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है जो अभी राष्ट्रपति महाभियोग में लगाए जा रहे थे। कहने का मतलब है इसमें भी आपका आर्टिकल जो है 61 का इस्तेमाल होता है। उसमें भी आपका 124 आपका 1, उसके बाद आपका 4, फिर 5, फिर 217 और 218, अर्थात अनुच्छेद आपका 61 हो गया, 61 हो गया, उसके बाद 124 हो गया और 124 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और उसके बाद 217 और 218। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे पार्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज उनको रिमूव करने का और कोई प्रोसीजर आपके सामने नहीं है। और उसमें भी 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि या तो उन्होंने किसी से मिसबिहेव किया है, यानी कोई दुर्व्यवहार किया है, या उन्होंने किसी न किसी हालत में संविधान का उल्लंघन किया है, या फिर वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, यानी
अनअवेलेबिलिटी अगर किसी प्रोसेस के लिए उनके पास में है, तो ये 3 कंडीशन है साथियों जब आप उनके पोस्ट से उन्हें हटा सकते हैं। क्लियर है? ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 3, यानी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। नंबर जो चौथा पार्ट हमने उनसे लिया है, 4th पार्ट, ये है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ये तो आप जानते ही हैं ना, भारत का हर नागरिक जानता है कि फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं। साथियों, फंडामेंटल राइट्स मोस्टली वो राइट्स होते हैं जिनको हम हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं और अंग्रेजी में इन्हें फंडामेंटल राइट बोला जाता है। फंडामेंटल राइट का मतलब आपका ये है कि नागरिकों के जीवन को बेहतर और अच्छा करने के लिए, उनके जीवन को अच्छा और सुरक्षित करने के लिए कुछ विशेष अधिकार उन्हें दिए जाते हैं, और उन्हीं अधिकारों को हम किसके नाम से जानते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये हो गए आपका पार्ट नंबर 4th। क्लियर है? अब आते हैं हम इसके अगले पार्ट के ऊपर। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड का आपको टाइम लगना है। फिर मैंने बोला भी आपको जो है बहुत आराम से है, फिर जब मैंने लिखा तब भी आप इसे नोट कर सकते हैं साथियों। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर हम इसके अगले पार्ट में जाने की कोशिश करते हैं तो इसका अगला पार्ट आपका कौन कौन सा होता है? एक्चुअली में हम लोग पता लिखते क्यों हैं पहले इसीलिए लिखते हैं क्योंकि साथियों हमारे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक जरिया नहीं है या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आमतौर पर जिसमें हम जनरली जो है ना फटाफट किसी काम को कर सके। क्योंकि आमतौर पर हम पहले लिख करके इसलिए रखते हैं क्योंकि यार लिखने में तो समय बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट हो जाता है, और नंबर दूसरा ये है कि आप लोगों के पास भी इतना जो है समय नहीं होता कि आप लंबी जो है वीडियो देख सके। तो उसमें दिक्कत आपकी ये हो जाती है कि हमें जो है पहले से लिख करके रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसी टाइम लिखे, उसी टाइम अगर बहुत छोटा टॉपिक हो ना तो आदमी कर सकता है, लेकिन जिसमें आपका लंबा चौड़ा प्रोसेस हो उसको करने में साथियों थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये पार्ट नंबर 4th हो गया। अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 5th पर। पार्ट नंबर 5th है आपका, ये है आपका जुडिशियरी रिव्यू। अब देखिए जनरली जुडिशियरी रिव्यू आपका क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि भारत जैसे देश के अंदर जहां पर पूर्ण रूप से जो है लोकतंत्र है, कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा सरकार को जो है चुना जाता है, सरकार जो है उसके आधार के ऊपर काम करती है। और सरकार के साथियों 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक विधायिका होती है, एक आपकी जो है कार्यपालिका होती है, और एक न्यायपालिका होती है। विधायिका का काम होता है यानी लेजिस्लेटिव का काम है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम है उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि अगर कोई फॉल्ट उसके अंदर अगर कहीं नजर आता है तो उसको रिमूव करना या उसको दूर करना या उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें काम करना। तो ये जुडिशरी क्या है? जो जुडिशरी रिव्यू है यानी जो न्यायिक समीक्षा है वो है क्या? देखिए अगर सपोज कीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया, ठीक है, और वो कानून जो है लागू हो गया या लागू होने वाला है, और संसद के द्वारा जो कानून बना हुआ है वो संविधान का उल्लंघन करके जो है बनाया गया कानून है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, उसके बारे में अपने व्यूज दे सकता है, रिव्यूज दे सकता है, उसे चेक कर सकता है, और उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट के लिए जो है आगे भेजा जा सकता है। नहीं तो प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि सिस्टम क्या होता है, जब कोई कानून बनता है ना साथियों, तो पहले तो विधायिका कानून बना देती है, उसके बाद उसे लोकसभा में लाया जाता है, जो हमारा लोअर जो है क्या होता है, हाउस होता है, यानी निचला सदन होता है। उसके बाद उसको जो है राज्यसभा में ले जाया जाता है, जो हमारा क्या होता है, हायर जो है हाउस होता है। इन दोनों से जब वो पास हो जाता है उसके बाद वो महामहिम राष्ट्रपति के पास जो है जाता है, फिर उस पर स्टैंप लगती है और उसके बाद वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मोस्टली हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को ये ऑथराइज है कि वो उसमें अपने रिव्यू दे सकता है, उसे चेक कर सकता है। ये उसको जो है आपका एक प्रकार का जो है प्रावधान है, उसको एक प्रकार का ये बोला गया है उसके तहत कि वो ऐसा काम कर सकता है कि भैया उसमें इंटरफेरेंस उनकी न्यायपालिका की हो सकती है। क्लियर है? उससे जो नंबर नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये 5th पार्ट था। उसके बाद नंबर जो 6ठा पार्ट है, जो 6th पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
इसको हम कहते हैं साथियों न्यायिक स्वतंत्रता। देखिए न्यायिक स्वतंत्रता आपकी क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता हम जनरली उसे कहते हैं कि आपको पता है कि सरकार के 3 अंग हैं ना, कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, और उसका जो है कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि अगर कोई दिक्कत है तो उसे खत्म कर देना। लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। यानी चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, और चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या अपने फेवर में कोई फैसला नहीं दिलवा सकता। हमारा संविधान साथियों ये कहता है। समझ में आ रही है? अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने बड़े वे के अंदर होता है या नहीं होता है, दैट इज ए सेपरेट मैटर। बट हमारा संविधान हमें खुला ये अधिकार देता है कि जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जो है अपना इन्फ्लुएंस करके, या आमतौर पर कोई भी सरकार उसमें अपना इन्फ्लुएंस करके उसको अपने फेवर में करने का पक्ष नहीं करती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आपका दिवाली का सीजन होता है और मोस्टली जो किसान लोग हैं वो भी पराली वगैरह जलाते हैं, तो उसका जो धुआं है वो हमारे दिल्ली शहर में जो है बड़े पैमाने पर आ जाता है ना, तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। जो अस्थमैटिक होते हैं बेचारे वो हॉस्पिटलों में एडमिट हो जाते हैं। जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? तुरंत जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनको समन भेजा जाता है और बोला जाता है भाई साहब दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये हमारे नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक है, लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिगड़ सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य हालात ख़राब हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको जो है अंकुश लगाने का प्रयास करें। तो दैट इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द रीजन बिहाइंड इट, the condition of pollution is much worseful in Delhi during the time of Diwali or other section when the farmers is burning their straw। तो उस टाइम पे ये कंडीशन आकर के खड़ी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करता है ना। तो इसका मतलब आपका ये है कि जो जुडिशरी है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। नोबडी कैन टेक एनी बर्डन ऑन दैट। कोई भी उसके ऊपर जो है इतना भयंकर बोझ नहीं डाल सकता या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्लियर है? ये पार्ट नंबर आपका 6 है। पार्ट नंबर 7 है साथियों, इसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान के प्रस्तावना। आपने देखा होगा कि संविधान के प्रस्तावना का मतलब आपका पता है क्या होता है? जो लिखा होता है ना पहला पन्ना हमारे संविधान के, वो क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जो इसकी शुरुआत होती है ये भी हमने अमेरिका से लिया गया है। दिस इज द पार्ट नंबर 7 और ये आपका क्या है? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रस्तावना। क्लियर है? अब आते हैं हम इसके जो है 7वें हिस्से में, 8वें हिस्से में, और 8वां है साथियों आपको प्रेसिडेंट इज द कमांडर, is the chief commander three parts of our army। इसका मतलब आपका क्या है कि जो राष्ट्रपति साहब हैं वो हमारे तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं साथियों, है ना, सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उनके अंडर में तीनों सेनाएं हैं। वो तीनों सेनाओं के सेना नायक हैं। 3 सेनाएं हमारी कौन कौन सी हैं? एक आपकी वायु सेना है, एक जल सेना है और एक थल सेना है, अर्थात एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है। तो इन तीनों के जो कमांडर इन चीफ हैं वो हमारे कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब होते हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 8। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है आपका नंबर 9 पार्ट है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब साथियों आपका ये है, इसको बोलते हैं हम वित्तीय आपात। यानी अगर हमारे देश के राष्ट्रपति साहब को ये महसूस होता है कि आमतौर पर जो देश के अंदर भारत की जो शाख है, देश के अंदरूनी क्षेत्रों में या भारत के सराउंडिंग के अंदर एक ऐसा प्रकार का प्रोविजन आपका शुरू हो रहा है, इसके अंदर जो आर्टिकल 360 है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है।
कि अगर उन्हें ये लगता है कि जो भारत की शाख है, खास तौर पे वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में, अगर वो डे बाय डे गिरती चली जा रही है या उसमें अस्थिरता पैदा हो रही है, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है, तो तुरंत जो है केंद्र सरकार से संपर्क करके, अर्थात प्राइम मिनिस्टर से संपर्क करके, और उसके बाद इसके विषय में जो है आवश्यक मीटिंग बुला करके, अगर उनको ये लगता है तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इसमें आर्टिकल 360 का इस्तेमाल किया जाता है, और तब किया जाता है जब देश के अंदर वित्त की हालत बहुत ठीक नहीं चल रही है, या उसके गिरने की संभावनाएं हैं, या उसकी शाख पर कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो तब इस प्रकार के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जाता है, तब इस प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल होते हैं। तो ये 9 हिस्से ऐसे हैं जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली। तो साथियों, मेरी फिर बार बार आपसे एक ही फरियाद होती है कि यार प्लीज़, ये जीके का है एक, और आने वाले समय में आप कोई भी बड़ा एग्जाम अगर देते हैं, मतलब इफ़ यू वांट टू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, लाइक आप IAFS करना चाहते हैं, ICS करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, IAS करना चाहते हैं, IPS करना चाहते हैं, CDS करना चाहते हैं, ऑल काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय UPSC और स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ पर आप इस प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके काम आएगा। आप कोई भी अगर जो है GD का कोई पेपर देते हैं, या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेपर देते हैं, या क्लरिकल का गवर्नमेंट का देते हैं, या आमतौर पर बैंक का अगर देते हैं, तो हर जगह साथियों संविधान तो ये कॉमन टॉपिक है जिसमें हर जगह जो है आपका पूछा जाता है। तो प्लीज़ यार इसे मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें। और सबसे बड़ी दिक्कत आपकी इस बात की हो जाती है कि तो हमारे पास संसाधन जो है बड़े कम होते हैं, और फिर हम कैसे न कैसे जुटा करके कि यार ये ज्ञान विज्ञान जो है प्रचारित और प्रसारित किया जाए। तो आप लोगों से एक ही फरियाद होती है, यार भारत की 135-40 करोड़ की आबादी है, तो आप लोगों का सहयोग अगर हमें मिलेगा तो साथियों हम एक बेहतर और अच्छी चीज़ आपके सामने ला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंटों की कमी है। बेहतर कैमरे के लिए पैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के लिए पैसा चाहिए, और आमतौर पर मोस्टली जो अध्यापक वर्ग होता है, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर वालों की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर मोस्टली इतने पैसे उनको जो है मिलते नहीं हैं कि जिससे इन सारी चीज़ों को मुहैया करवाया जा सके। तो मेरी फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यार प्लीज़ इसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स साथियों जरूर दें कि इसमें कमियां भी बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए सर्वगुण को संपन्न कोई होता नहीं है, तो इसमें कमियां बहुत हो सकती हैं। और इसमें जो अप्रिशिएशन वाली बात है, प्लीज़ उसके बारे में भी उल्लेख करें, और हमें जो है एडमायर करें, आमतौर पर हमारा हौसला बढ़ाएं। और वो साथियों आपके 2 ही कामों से हो सकता है, जब या तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, या उसे लाइक करेंगे, और आगे इसे शेयर करेंगे। तो मैं कौशिक नौगाई फिर दोबारा आपसे फिर एक मुलाकात करूंगा, और इसके बाकी पार्ट्स आपके सामने साथियों रखूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, अपने और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। फिर दोबारा आपसे मुकम्मल जो है मुलाकात करते हैं, और जल्दी ही जल्दी करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।